Hello everybody, you're watching Exam Word, myself Pragati and I'll be teaching you history. This is your third demo lecture and it is on modern history. So let's dig into it. हम बात कर रहे हैं, हमारा थर्ड डेमो लेक्चर है, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर है. फर्स्ट और सेकंड हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. पहला एंशिएंट हिस्ट्री पे था, सेकंड मिडिवल एंड दिस इज मॉडर्न हिस्ट्री. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. इंडिया में जब यूरोपियंस आए थे, उस पूरे टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली इट विल बी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. आपको एक बार समझ में आएगा. डिटेल्स में हम अपने बाकी के लेक्चर्स में इस टॉपिक को हम वापस से पढ़ने वाले हैं, और वो भी पूरे फैक्चुअल डिटेल्स के साथ. यहाँ पे हम सारा थ्योरी के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट इज पोर्तुगीज अराइवल इन इंडिया 1498. सबसे पहले पोर्तुगीज आए हैं इंडिया में 1498 में. सो वास्को डी गामा's लैंडिंग इन कैलिकट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड. ठीक है, इंडियन मैरीटाइम ट्रेड में वास्को डी गामा सबसे पहले आए हैं. वास्को डी गामा ढूंढ क्या रहे थे और उन्हें क्या मिल गया, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए. ठीक है, सो वास्को डी गामा कैलिकट पहुंचते हैं. फिर पोर्तुगल्स अराइवल इनिशिएटेड द एरा ऑफ यूरोपियन डोमिनेंस इन इंडियाज कोस्टल एंड मैरीटाइम कॉमर्स. इंडिया का कोस्टल और मैरीटाइम कॉमर्स की अगर हम बात करें, तो जो वास्को डी गामा आए, फिर उसके बाद सारे पुर्तगाली लोगों का आगमन धीरे धीरे शुरू होने लगा इंडिया में. इसकी वजह से यूरोपियन डोमिनेंस धीरे धीरे आप देखेंगे अगले 100-200 साल में क्रिएट हो गई अच्छे से. ठीक है, सो सेकेंड इज यूरोपियन मोनोपोली एंड मिलिट्री सपोर्ट. अब धीरे धीरे स्टार्टिंग में ये लोग ट्रेडर्स के फॉर्म में आए. ठीक है, व्यापार करने के लिए धीरे धीरे करके आप देखेंगे यूरोप के अलग अलग जो देश हैं वो इंडिया में आएंगे, ट्रेड रिलेशंस बनाने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे फिर अपनी सैन्य बल भी साथ में लेके आएंगे, मिलिट्री पावर भी साथ में लेके आएंगे, ताकि वो कॉन्क्वेस्ट कर पाए धीरे धीरे. ठीक है, सो यूरोपियन कम्युनिटी स्पेशली द पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच मोनोपोलाइज इंडियाज ट्रेड. आगे जाके अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि पुर्तगाली लोग आए. फिर उसके बाद हम देख रहे हैं जो इंडियन ट्रेड पे मोनोपोली किसने क्रिएट करी, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच. ये जो चार पावर्स हैं, ये मेन यूरोपियन डोमिनेंट फोर्स बन के इंडिया में आई. ठीक है, एंड अनलाइक अर्लियर फॉरेन मर्चेंट्स, यूरोपियंस हैड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम देयर होम कंट्रीज. अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी. जब हम अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उस समय यूरोप में क्या चल रहा था. यूरोप में आप देखेंगे धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है. ठीक है, बाकी के आप देख रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन इस जमाने में ही हुआ है. बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके चेंजेस आ रहे हैं. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है आपका, और जितनी भी ये यूरोपियन पावर्स जो इंडिया में आ रही थी अपने ट्रेड को थोड़ा एस्टैब्लिश करने के लिए, उन सबको पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट अपनी ही होम कंट्रीज थे. उनके जो इंग्लिश हो गया, डच हो गया, या फिर आपका फ्रेंच हो गया, वो सारे जो राजा थे वो अपनी इन ट्रेडर्स को, या फिर कह लीजिए ये जो कंपनीज थी, इनको मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहे थे कि जाइए भाई आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाइए और अपना ट्रेड रिलेशंस जो है वो मेंटेन करिए. और धीरे धीरे ये कॉलोनाइजेशन और कॉन्क्वेस्ट में चेंज हो गया. ठीक है, फोर्टिफाइड ट्रेडिंग सेटलमेंट्स यानी कि फैक्ट्रीज वर स्टैब्लिश्ड टू सिक्योर देयर ट्रेड बैक्ड बाय सुपीरियर नेवल पावर. ठीक है, अब हम जब ये यहाँ पे आए, इन्होंने पहले परमिशन लेने की कोशिश करी. ठीक है, फिर ये आए तो इन्होंने फोर्टिफाइड ट्रेडिंग सेटलमेंट्स बनाई. जो फैक्ट्रीज हम बोलते हैं, वो फैक्ट्रीज जो है फोर्टिफाइड बनाई धीरे धीरे करके, एक तरह से अपना वर्चस्व स्थापित करने की पूरी कोशिश करी. एंड दे स्टैब्लिश्ड टू सिक्योर देयर ट्रेड, अपने ट्रेड को सिक्योर करने के लिए. और इनके पास क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब इतना सात समुंदर पार करके आ रहे हैं, दूसरे देश जा रहे हैं, हालांकि लेजस से दूसरे कॉन्टिनेंट जा रहे हैं, आपके पास सुपीरियर नेवल पावर होनी चाहिए. तो इनकी जो सुपीरियर नेवल पावर भी थी, इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी यूरोपियंस की. ठीक है, and let's move to the next topic, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉमर्स टू टेरिटोरियल एम्बिशन. अब देखो, आप यहाँ पे देखेंगे आपको धीरे धीरे
एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉमर्स। पहले तो कमर्शियल रिलेशंस मेंटेन करने के लिए, ट्रेडिंग रिलेशन मेंटेन करने के लिए यूरोपियंस हम देख रहे हैं आ रहे हैं इंडिया में। अब वो जो कमर्शियल रिलेशन से ये टेरिटोरियल एम्बिशंस कहाँ से इनके एकदम से उजागर हो गए हम देखेंगे। इनिशियली ड्रिवन बाय कमर्शियल मोटिव्स, इनिशियली क्या मोटिव्स थे इनके, कमर्शियल मोटिव्स थे, व्यापारिक, ट्रेड, ये सारी चीजें करने के लिए आना चाहते थे। मोटिव्स इनके कमर्शियल थे, व्यापारिक थे। यूरोपियन इंटरेस्ट इवॉल्व इनटू टेरिटोरियल एम्बिशन, बट हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो यूरोपियन इंटरेस्ट है वो चेंज हुआ किस पे, हमारे टेरिटोरियल एम्बिशंस। अब इनको जगहें जो थी, जो लैंड था उसे एक्वायर करना है, ऑक्यूपाई करना है धीरे धीरे करके। तो इंटरेस्ट आप देख रहे हैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। द ट्राइपार्टाइट participation of Portuguese, Dutch and English led to a substantial growth in India's foreign trade during the 16th and 17th century. 16th और 17th century के टाइम में हमको देखने को मिल रहा है कि पोर्तुगीज, डच, पोर्तुगीज, डच और इंग्लिश जो हैं वो आपस में उनकी मिली भगत और आपस में उन्होंने हाथ जोड़ लिए और हाथ मिला लिए लज्जत से, ठीक है। और उस जमाने में देखो 16 और 17 सेंचुरी के टाइम इन जब ये इन्होंने साथ में काम करा, पोर्तुगीज, डच और इंग्लिश, इन्होंने कोलैबोरेशन करके इंडिया के फॉरेन ट्रेड को एक्वायर करने की पूरी कोशिश करी एंड काफ़ी हद तक वो साकार भी हुई उनकी कोशिश। इंडिया चेंजिंग ट्रेड डायनामिक्स, अब इंडिया के जो चेंजिंग डायनामिक्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, ट्रेड डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। India, once bulk exporter, turned into a major importer of industrially manufactured goods by the end of the 18th century. By the end of the 18th century, we see the industrial revolution was booming in Europe. Industrial revolution आपको देखने को मिलेगा इंग्लैंड में, फ्रांस में, इन सारी पावर्स में आपको देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस समय पूरे अपने बढ़ चढ़ करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। तो अब 18th सेंचुरी के एंड में आप देखोगे कि एक टाइम पे इंडिया जैसी कंट्री जो एक बल्क एक्सपोर्टर थी रॉ मटेरियल्स की, वो धीरे धीरे किस में चेंज हो गई, इम्पोर्टर में। एक्सपोर्टर से इम्पोर्टर का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिला, एक्सपोर्टर से इम्पोर्टर का ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के सिनेरियो में हमें देखने को मिल रहा है कि हम पहले एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया भर की चीज़ें, बट जैसे ही 18th सेंचुरी के एंड में आते ही यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई तो हम इम्पोर्टर बन गए हैं इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स क्योंकि इंडस्ट्रियली कैसे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे जितनी भी कपड़ा, टेक्सटाइल हो गया या फिर बाकी की जो यूरोपियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, अब वो उनसे लेना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। यूरोपियन कॉमर्स एक्टेड एज अ ब्रिज between India's medieval affluence and the subsequent colonial era marked by deprivation. अब जो यूरोपियन कॉमर्स है इसकी वजह से ये ब्रिज बना है किसके बीच में, इंडिया का जो मिडिवल अफ्लुएंस था। आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा अफ्लुएंस थी, कोई धन दौलत की कुछ कमी नहीं थी। तो इंडियन अफ्लुएंस और सब्सिक्वेंट कॉलोनियल एरा मार्क्ड बाय अ डेप्रिवेशन। अब कॉलोनियल एरा का समय आया इंडिया में तो एक डेप्रिवेशन देखने को मिली, इकोनॉमिक, हमें कल्चरल, हर टाइप की डेप्रिवेशन यानी कि दुर्गति देखने को मिली है। तो यूरोपियन कॉमर्स की और ये जो कमर्शियल या फिर टेरिटोरियल एम्बिशंस थे यूरोपियंस के, एक तरह से वो गैप बने किसका, मिडिवल एफ्लुएंस और आपका कॉलोनियल एरा के बीच में जो गैप है वो है आपका यूरोपियन कॉमर्स। ये जो यूरोपियन कॉमर्स बढ़ चढ़ के इंडिया में स्थापित कर रहे थे ये लोग। फिर आता है इंग्लिश कॉमर्स इन इंडिया। अब इंग्लिश भी आ रहे हैं धीरे धीरे इंडिया में, ठीक है। सबसे पहले पोर्तुगीज आए, फिर उनके बाद बाकी की पावर्स आए, फिर फाइनली लास्ट में इंग्लिश सीन में देखने को मिलते हैं। हेनरी the 7th and Henry 8th interest in foreign trade paved the way for English ventures. अब हेनरी 7th, ठीक है, और हेनरी 8th जो थे वो चाहते थे कि इंग्लैंड जो है वो बाहर की देशों से फॉरेन ट्रेड करे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सूटेबल और सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल जगह क्या थी, इंडिया थी। किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल और सबसे अच्छी जगह ट्रेड करने के लिए या फिर किसी भी चीप लेबर के लिए कौन सी जगह मिलेगी, ठीक है, ट्रेड इस्टेब्लिश करने के लिए मिली उन्हें इंडिया। तो इंग्लिश वेंचर्स को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया इन्होंने हेनरी 7th और द 8th ने। The English East India Company established in 1600
31 दिसंबर 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की गई। ये आसान है बहुत याद करना क्योंकि 31 दिसंबर थी डेट, ठीक है, 31 दिसंबर न्यू ईयर वाला दिन, ठीक है। सो 1600 में स्टैब्लिश हुआ हमारा EIC, एम टू ट्रेड विद द ईस्ट फेसिंग इनिशियल चैलेंजेस ड्यूरिंग वॉर्स विद स्पेन एंड पोर्तुगल। और इनका एम क्या था? टू स्टैब्लिश ट्रेड विद द ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज है, मेजरली इंडिया ले लो, चाइना ले लो, इन सारी कंट्रीज के साथ इनको ट्रेड रिलेशंस मेंटेन करने हैं। एंड दे फेस इनिशियल चैलेंजेस, इन्हें फेस करने पड़े। क्यों? बिकॉज स्पेन और पोर्तुगल के साथ इनकी वॉर चल रही थी और इंडिया में ऑलरेडी ये लोग स्टैब्लिश हो गए थे। तो ऑब्वियसली आप देखोगे जब इंडिया में ये पावर्स ऑलरेडी दूसरी यूरोपियन पावर्स स्टैब्लिश हो चुकी है और जब इंग्लिश आए हैं तो कुछ ना कुछ किसी तरह का खट्टापन या फिर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। तो इस टाइम आप हमेशा याद रखना, यूरोप में जो कुछ हो रहा है देशों के बीच में वो कॉलोनीज में भी रिफ्लेक्ट करेगा, वो मिरर करेगा, ठीक है। हिस्ट्री को ऐसे, मॉडर्न हिस्ट्री को आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, यूरोप में जो भी हो रहा है उसको मद्देनजर रख करके आपको इंडियन और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यूरोप में अगर किसी देश के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई वॉर चल रही है, तो उसका रिफ्लेक्शन वो जो सिचुएशन होगी वो मिरर करेगी इंडिया में भी एज वेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एंड ट्रेड ग्रोथ। अब जो है वो फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं और ट्रेड ग्रोथ कैसे हुई है। सो इंग्लिश एफर्ट्स लेड टू द स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज। अब इंग्लिश के एफर्ट्स जो है वो दे रिजल्टेड इन दी स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज बनाना शुरू करा, ठीक है। सूरत में बनाई एंड सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन। सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ बनाई? सूरत में बनाई इंग्लिश यूरोपियन ट्रेडर्स ने, ठीक है। फिर धीरे धीरे एक्सपेंशन हुआ अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा जैसी जगहों में भी, ठीक है। विक्ट्री इन सूरत, रोडस्टेड एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बाय सर थॉमस रो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। सर थॉमस रो की जो डिप्लोमेटिक और जितने डिप्लोमेटिक अप्रोच की वजह से जो है एक तरह से इनकी यूरोपियन इंग्लिश ट्रेडर्स वर एबल टू स्टैब्लिश देयर मोनोपोली, ठीक है। एंड इट स्ट्रेंथन इंग्लिश इन्फ्लुएंस इन इंडिया। इंडिया में जो इंग्लिश इन्फ्लुएंस है वो बढ़ चढ़ के बढ़ा, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सपेंशन टू पर्शियन गल्फ एंड विक्ट्री ओवर पोर्तुगीज। अब ये इंग्लिश लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि देयर एक्सपेंशन टू पर्शियन गल्फ एंड देयर विक्ट्री ओवर पोर्तुगीज लोगों को के ऊपर उन्होंने कैसे विजय पाई, ठीक है। इंग्लिश सक्सेसेस इन द पर्शियन गल्फ। अब इंग्लिश लोग जो है वो पर्शियन गल्फ कैप्चर कर लिए, इंक्लूडिंग द कैप्चर ऑफ ऑरमोज, वीकेंड पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस। अब पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, ठीक है। कोऑपरेशन विद द पर्शियंस एंड विक्ट्रीज सिक्योर्ड इंग्लिश प्रोमिनेंस। अब देखो पर्शियंस ने इनको कोऑपरेट करा इंग्लिश के साथ और इंग्लिश लोगों की धीरे धीरे विक्ट्री होने लगी। धीरे धीरे दे स्टार्टेड कैप्चरिंग टेरिटोरियल एरियाज एंड लीडिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक सेफ गार्ड पिलग्रिम फ्लीट्स। अब फ्लीट्स क्या होता है? फ्लीट्स होता है जहाजों को बोलते हैं, ठीक है। पानी के जो जहाजें होते हैं जो सामान लेके जाते हैं या लोगों को लेके जाते हैं वो फ्लीट्स होंगे। अब इनको धीरे धीरे जो इंग्लिश लोगों ने कैप्चर करा तो इसकी वजह से क्या होगा, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भाई जो पिलग्रिम फ्लीट्स जो हैं उनको आपको प्रोटेक्ट करना है, सेफ गार्ड करना है, ठीक है। सूरत सिग्निफिकेंस एंड इनलैंड एक्सपेंशन। अब सूरत में सबसे पहले इन्होंने लगाई है फैक्ट्री इंग्लिश लोगों ने। अब देखोगे आपको पता चलेगा कि सूरत की सिग्निफिकेंस क्या थी और इंलैंड एक्सपेंशन उन्होंने कैसे शुरू करा, क्योंकि भाई आगे भी तो केवल सूरत तक नहीं टिके थे, पूरा भारत कैप्चर करा है इन्होंने। सूरत इमर्ज एज अ की ट्रेडिंग सेंटर। सूरत जो है की ट्रेडिंग सेंटर बनके उभरा एंड लीडिंग इन कॉटन फैब्रिक्स। कॉटन फैब्रिक्स जो है मेनली सूरत में उसके साथ डील कर रहे हैं इंग्लिश लोग। फिर आ रहा है हमारा मस्लिन्स इंडियन टेक्सटाइल हो जाएगा, टेक्सटाइल को बोलते हैं हम, टेक्सटाइल को मस्लिन हो जाएगी, ठीक है। एक टाइम पे जाकर के फिर जब इंडिया एक्सपोर्टर बन जाएगा मस्लिन का सबसे ज्यादा, इंग्लैंड में जाके ये बैन भी हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो मस्लिन बन रहा है हमारा, इंडिगो बन रहा है, ठीक है। Inland expansion saw the establishment of factories at Ahmedabad, Burhanpur, Ajmer and Agra. अब ये inland expansion जैसे हो रहा है
इनलैंड एक्सपेंशन हुआ तो सबसे पहले फैक्ट्रीज बनी, तो फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ बन रही हैं, सूरत के बाद अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा जैसी जगह में फैक्ट्रीज बननी शुरू हो रही हैं धीरे धीरे, इंग्लिश फैक्ट्रीज। मद्रास फाउंडेशन, बॉम्बे एक्विजिशन एंड डिक्लाइन, ठीक है। मद्रास फाउंडेशन, अब जो है मद्रास इन्होंने सिटी बनाई इंग्लिश लोगों ने 1639 में, एंड बॉम्बे का एक्यूजेशन हुआ, बॉम्बे को कैप्चर कर, बॉम्बे जो है पहले आइलैंड था, ठीक है, उसको डाउरी की फॉर्म में दिया गया इंग्लिश राजा को, ठीक है। तो बॉम्बे मिला इंग्लिश लोगों को 1661 में, एंड इट फर्दर स्ट्रेंथेंड इंग्लिश पोजीशंस, और इसकी वजह से इंग्लिश लोगों की जो हालत थी इंडिया में, जो स्टेटस था वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना। अंडर जेराल्ड ऑन्जर, बॉम्बे फ्लरिश्ड बट लेटर एक्सपीरियंस अ डिक्लाइन until the early 18th century। अब जेराल्ड ऑन्जो जो है जो उनकी लीडरशिप में बॉम्बे इनिशियली फ्लरिश करा बट लेटर ऑन अ डिक्लाइन इन 18th सेंचुरी, ठीक है। विल रीड अबाउट इट। चैलेंजेस एंड इंटरलूपर्स, अब इंग्लिश लोगों ने चैलेंजेस क्या फेस करे और इंटरलूपर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरलूपर्स, हु आर इंटरलूपर्स, ठीक है, दे आर द इंडिपेंडेंट इंग्लिश मर्चेंट्स who posed challenge and engage in open piracy by the end of the 17th century। by the end of the 17th century आपको देखने को मिलता है कि कुछ इंग्लिश लोग हैं, इंग्लिश मर्चेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इंग्लिश मर्चेंट्स हैं, जिन्होंने पायरेसी करनी शुरू करी, इधर का माल उधर करना धीरे धीरे शुरू करा, बिना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खबर के। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता भी नहीं है कि पायरेसी कर रहे हैं, इधर का माल उधर लेके जा रहे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो ये लोग कौन थे, इंटरलूपर्स थे। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी था जो इंग्लिश ऑफिशियल्स थे वो भी इंटरलूपर्स का काम कर रहे थे। इसकी वजह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, ठीक है। कन्फ्लिक्ट विद द मुगल exacerbated by piracy accusations led to a disastrous war and humiliating terms imposed on the English। अब मुगल्स के साथ भी कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट हो ही रही थी इंग्लिश लोगों के, अब आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी वजह से और बाकी ये जो मुगल्स थे, मुगल्स लोग थे या चीफटेन्स थे, वो दे स्टार्टेड एक्यूजिंग, ठीक है, इंग्लिश लोगों को इंटरलूपर्स की वजह से पायरेसी एक्यूजेशन लगाए। इसकी वजह से भी एक तरह से ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस बन रहे थे इंग्लिश लोगों के लिए, ठीक है, इंग्लिश ट्रेडर्स के लिए, मर्चेंट्स के लिए और EIC के मेंबर्स के लिए। अर्ली इंग्लिश सेटलमेंट इन बंगाल, अब हम ईस्ट की बात कर रहे हैं धीरे धीरे, बंगाल की बात हो रही है। इनिशियल स्टेजेस 1633 to 1663 फोकस्ड ऑन पीसफुल ट्रेड, ठीक है। इनिशियली हम क्या बोल रहे हैं, पीसफुल ट्रेड था अंडर मुगल प्रोटेक्शन। मुगल प्रोटेक्शन के अंडर इंग्लिश लोग अपना ट्रेड जो है एस्टैब्लिश कर रहे हैं बंगाल में। इनिशियली इट वाज पीसफुल, ठीक है, इनिशियली कोई शांति प्रिय था, कोई केओस नहीं, कोई वायलेंस नहीं इस पीरियड के दौरान। बट कन्फ्लिक्ट्स बोथ इंटरनल एंड विद नेटिव पावर्स मार्क द नेक्स्ट स्टेज। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या है, अब कन्फ्लिक्ट हो रहा है इंटरनल पावर्स के साथ, ठीक है, और नेटिव पावर्स के साथ इंग्लिश लोगों का कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें नेक्स्ट स्टेज देखने को मिलता है 1663 से 1685 में। अब फ्रॉम 1685 ऑनवर्ड, 1685 ऑनवर्ड्स हमें देखने को क्या मिल रहा है, द इंग्लिश रिजॉर्टेड टू फोर्स। अब जो है इंग्लिश मर्चेंट्स ने बल का प्रयोग करना शुरू करा है, सैन्य बल का धीरे धीरे प्रयोग करना शुरू करा है। 1685 के बाद देखोगे आप फोर्स यूज हो रही है एंड एंगेजिंग इन ओपन वॉर्स, मुगल्स के साथ ओपन वॉर्स लड़ी जा रही है। सिराजुद्दौला, मीर कासिम, यहाँ पे आप देखने को मिलेगा धीरे धीरे करके एक तरह से पॉन्स की तरह मुगल्स को यूज करा जा रहा है ताकि ये अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन बढ़ा पाए। कौन, इंग्लिश मर्चेंट्स। एंड कैलकटा's फाउंडेशन एंड एक्सपेंशन, कैलकटा's फाउंडेशन इन 1690 मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट। कैलकटा बनाया, शहर बनाया इन्होंने 1690, विच मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट सपोर्टेड बाय मुगल परमिशन एंड परचेस ऑफ सुतनानी, कालिकटा एंड गोविंदपुरा। सो कैलकटा इज मेड अप ऑफ 3 विलेजेस, ठीक है, याद होना चाहिए आपको, सुतानुती, कैलिकटा एंड गोविंदपुर। 1690 में इंग्लिश लोगों ने कैलकटा शहर बनाया और ये किसकी परमिशन से बनाया, मुगल्स की परमिशन से बनाया। फोर्टिफिकेशन एफर्ट्स increased with the construction of walls and bastions
इंश्योरिंग द सेटलमेंट्स सिक्योरिटी। धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, और वो पूरी कैलकटा जो है या फिर अपनी जितनी भी फैक्ट्रीज है इन्हें फोर्टिफाई करना शुरू करा फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, फॉर डिफेंस पर्पसेस, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। डिप्लोमेसी विद मुगल एम्पेरर्स, मुगल एम्पेरर्स के साथ ये डिप्लोमेसी का गेम खेल रहे हैं। अब पता चलेगा डिप्लोमेटिक मिशंस सच एज जॉन सरमन्स इन 1715 रिजल्टेड इन फरमान्स ग्रांटिंग वैल्यूएबल प्रिविलेजेस इन बंगाल, हैदराबाद एंड गुजरात। अब इंग्लिश लोगों को बंगाल, हैदराबाद, गुजरात में कुछ प्रिविलेजेस मिले हैं थ्रू फरमान्स, ठीक है। डिप्लोमेटिक डील्स करी जा रही है, एग्रीमेंट्स करे जा रहे हैं। जॉन सरमन ने 1750 में अपने एफर्ट्स की वजह से उन्हें फरमान में ग्रांट कर दिए गए हैं वैल्यूएबल प्रिविलेजेस बंगाल में, हैदराबाद में, गुजरात में, ठीक है। ठीक है, ये तो डिप्लोमेटिक मिशंस हो गए हमारे इंग्लिश ट्रेडर्स के। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्फ्लुएंस। डिस्पाइट चैलेंजेस द पीरियड फ्रॉम 1708 टू द मिड 18th सेंचुरी विटनेस द एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज ट्रेड एंड इन्फ्लुएंस। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे हैं इंग्लिश ऑफिशियल्स ने, बट आपको देखने को मिलता है 1708 से मिड 18th सेंचुरी के दौरान में हमको क्या देखने को मिल रहा है, कंपनी का ट्रेड और इन्फ्लुएंस जो है बढ़ता ही जा रहा है। उसमें डिक्लाइन नहीं आया, डाउनफॉल नहीं आया है, बढ़ता है डिस्पाइट ऑफ मेनी चैलेंजेस। चाहे कितने भी चैलेंजेस हो, कितने भी वॉर्स लड़नी पड़ी हो, चाहे लोकल लोगों से, नेटिव लोगों से लड़नी पड़ी हो, या फिर बाकी की यूरोपियन पावर्स से चैलेंजेस फेस करने पड़े हो, बट इनके इन्फ्लुएंस में कोई भी घटाव नहीं आया है, वो बढ़ता ही गया है। सो Diplomatic successes with Mughal secured privileges exempting the company from additional custom duties in Bengal. बंगाल में क्या देखने को मिलता है, बहुत डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स के थ्रू हमें देखने को मिल रहा है, इनको मुगल्स के थ्रू स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिल रहे हैं बंगाल। और यहाँ पे कोई आप बंगाल में कोई एडिशनल कस्टम ड्यूटीज नहीं लगानी, नहीं देनी पड़ रही है यूरोपियंस को या फिर इंग्लिश लोगों को, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ बॉम्बे एंड ट्रेड चैलेंजेस। बॉम्बे इज डिक्लाइन फ्रॉम द लेट 17th सेंचुरी कंटिन्यूड अंटिल द अर्ली 18th सेंचुरी। अब 17th सेंचुरी के एंड में आते आते बॉम्बे का डिक्लाइन शुरू हुआ एज अ कमर्शियल सेंटर। फिर हम देख रहे हैं वो कब तक बरकरार रहा, अर्ली 18th सेंचुरी तक। चैलेंजेस और क्या क्या चैलेंजेस फेस करे हैं यहाँ पे, चैलेंजेस इंक्लूडेड कन्फ्लिक्ट विद लोकल पावर्स से कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है इंग्लिश लोगों का। पायरेसीज इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, अभी मैंने जो आपको बताया था इंटरलूपर्स वाला एस्पेक्ट, एंड द इम्पैक्ट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। और मुगल एम्पायर का भी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेडिवल हिस्ट्री के लेक्चर में आई टॉक्ड अबाउट द पॉलिटिकल वॉइड। एक पॉलिटिकल वॉइड बन जाता है जिसमें बहुत सारा केओस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से नहीं चलेगा, मार्केट ढंग से नहीं चलेगा, इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं चैलेंजेस यूरोपियंस और इंग्लिश लोगों ने फेस करे हैं। ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन इंडिया क्या पड़ा है, यूरोपियन कॉमर्स इन इंडिया इनिशियली ड्रिवन बाय ट्रेड laid the groundwork for colonial rule and marked a transformative period in India's economic history. यूरोपियन कॉमर्स जैसे धीरे धीरे जब पोर्तुगीज वास्को डी गामा के बाद जो धीरे धीरे हमने देखा है कि धीरे यूरोपियन पावर्स ने आना शुरू हुआ है, ग्रेजुअली दे स्टार्टेड कमिंग अप टू इंडिया एंड एस्टैब्लिशिंग देयर फैक्ट्रीज एंड अदर स्टफ। तो हमें स्टार्टिंग में जो है वो ट्रेड या फिर कमर्शियल रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के मोटिव से आए थे। धीरे धीरे हमें देखने को मिल रहा है कि वो चेंज हुआ है टेरिटोरियल एक्सपेंशन में। अलग अलग एक्सपीडिशन इन्होंने कंडक्ट करे हैं और एक्सपेंशन करा है, नॉट इवन इन इंडिया में ही नहीं, बाकी सारे साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीकन कंट्रीज में इन्होंने कलोनियलिज्म लेके गए हैं। और सारे अपना ये ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड जो है वो ट्रेड से शुरू हुआ है, पहले वो ट्रेड लेके आए हैं तब अपनी सरकार लेके आए हैं, ठीक है। एक तरह से इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में ये एक टर्निंग पॉइंट था। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड प्लीज लीव योर कॉमेंट ऑन द कॉमेंट सेक्शन।